everyone, welcome to my channel English A to Z by Mayank Vaid। दोस्तों हम आज स्टैंडर्ड 10 सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 21 देखेंगे जिसका टाइटल है सोशल चैलेंजेस। तो बेसिकली ये चैप्टर दो वीडियोस में डिवाइडेड है। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट यानी कि पहला वीडियो जो है वहाँ पे सोशल चैलेंजेस ये चैप्टर के हम ये टॉपिक कवर करेंगे, सोशल चेंज। यानी कि जैसे जैसे टाइम बीतता गया सोसाइटी में स्पेशली इंडियन सोशल फैब्रिक में क्या क्या चेंजेस आए माइन्यूट और माइक्रो लेवल पे। देन दूसरा टॉपिक देखेंगे चाइल्ड लेबर, फिर कंडीशन ऑफ एल्डरली पीपल इन इंडिया, एंड सबसे लास्ट एंड अहम पॉइंट वो है आरटीआई, व्हाट यू कॉल इट, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। 21 सोशल चैलेंजेस। The very first topic, factors responsible for social change and knowledge about the law। तो सामाजिक परिवर्तन के लिए कौन से रीजन है या कौन से कारण है, और सामाजिक परिवर्तन के रिलेशन में लॉ यानी कि कानून का क्या इम्पोर्टेंस है, हमें कानून का जानकारी क्यों चाहिए, कानून का ज्ञान क्यों चाहिए, वो रीजन भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सोशल चेंज का डेफिनेशन। So that the change occurs in a social structure and institutions is known as social change। तो ऐसे सारे परिवर्तन जो सोशल स्ट्रक्चर और सोशल इंस्टीट्यूशंस पे होते हैं उसको बोला जाता है सोशल चेंज। तो एक तरीके से सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल इंस्टीट्यूशन में जो कंपोजिशन वाइज या फंक्शन वाइज चेंजेस आते हैं उसी को बोलते हैं सोशल चेंज। And that's why the same definition has been stretched in a second point. Changes occurring in the composition of society and its function is called social change। तो सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, जिसको हम कंपोजिशन बोलते हैं, और उसका जो काम करने का तरीका है, वहां पे जो बदलाव आता है उसको सोशल चेंज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज से 50 या 60 साल पहले अगर घर पे कोई गेस्ट आता था तो हम उसका सही तौर पे हॉस्पिटैलिटी यानी कि उसको सत्कारते थे। और वहां पर अगर गेस्ट कोई आया है वो 4-5 दिन या हफ्ता भर ठहरेगा तो भी मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट माइंड इट। और आज पूरा सिनेरियो चेंज हो गया है। अगर आज आप अपना मनपसंद मूवी या सीरियल देखते हो और बीच में कोई घर पे आ जाएगा गेस्ट, तो आप बोलोगे यार इसने पूरा मूड खराब कर दिया। तो ये भी एक तरीके का चेंज है, एंड दैट इज द पार्ट ऑफ सोशल चेंज। अब वैसे ही लोगों के मेंटालिटी में चेंज आया। लोग एक दूसरे को, अलग अलग जाति धर्म के लोगों को अलग अलग नजरिए से देखने लगे। उसमें इकोनॉमी यानी कि फाइनेंशियल बैकग्राउंड का भी कहीं ना कहीं हाथ है। तो ये सारी चीजें हैं वो सोशल चेंज का ही पार्ट है। These social changes are seen in family, marriages, culture, lifestyle, literature, art, music and dance। तो ये सामाजिक परिवर्तन जो है वो फैमिली, मैरिज, संस्कृति, जीवन शैली, साहित्य, कला, संगीत और नृत्य, ये सारी चीजों में देखने को मिलता है। Because of westernization, globalization and urbanization, people have become acquainted with each other's culture। तो कहीं ना कहीं ये शहरीकरण, वैश्वीकरण और पश्चिमीकरण के चलते लोग एक दूसरे के संस्कृति को जानने पहचानने लगे, और कहीं ना कहीं काफी सारी चीजें लोगों ने दूसरे कल्चर से अपना ली और अपने कल्चर से हटा भी ली। ये भी एक तरीका है सोशल चेंज का। Many luxurious and modern goods and facilities have reached the rural area also। तो काफी लग्जूरियस और आधुनिक चीजें या तो सहूलतें वो गांव के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंच गई। मतलब जहां पर फोन नहीं था वहां पे आज टेलीफोन नेटवर्क है, या गांव के लोगों को भी BMW या मर्सिडीज क्या है ये सारी चीजें पता है। एंड दैट इज बिकॉज ऑफ सोशल चेंज। सो चेंज दैट हैज टेकन प्लेस इन अ स्टाइल ऑफ हाउसेज ऑफ द पीपल इन इट्स बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन। आप ये बदलाव उनकी लाइफस्टाइल, जीवन शैली और पहले के जमाने में जो घर बनते थे उनके कंस्ट्रक्शन और आज के कंस्ट्रक्शन में भी देख सकते हो।
पहले बड़े बड़े घर थे, चारों तरफ काफी खुली जगह रहती थी, और आज काफी छोटे से इंसानों के दिल की तरह सिकुड़ गए हैं ऐसे छोटे से और काफी कॉम्पैक्ट मकान होते हैं। तो ये भी सोशल चेंज का ही एक पार्ट है। पहले के जमाने में अगर टीचर कोई स्टूडेंट को मारता है या डांटता है तो दैट इज टेकन एज अ वेरी कैजुअल थिंग। ओके, पेरेंट्स भी वहाँ पे इंटरफियर नहीं करेंगे। और अगर आज टीचर ने कोई पेरेंट को सिर्फ डांट भी दिया तो वो बच्चा घर जाके वो बात का बतंगड़ बना देगा और टीचर पे एक्शन भी लिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं लोगों में ये सारी चीजों का जानकारी आया, ये चीजों का अवेयरनेस आया, इससे ये परिवर्तन भी चालू हुआ। सो एज अ रिजल्ट ऑफ चेंजेस इन सोसाइटी, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल हैज इम्प्रूव। तो सोशल चेंज जैसे आया है, समाज में ये बदलाव आया है, तो लोगों का जीवन शैली यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव हो गया। इट इज वेरी मच एसेंशियल टू हैव जनरल नॉलेज, इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ एट द सेम टाइम। अब जैसे जैसे लिविंग स्टैंडर्ड हाई हुआ, उसके साथ साथ लॉ का जानकारी यानी कि कायदे की समझ, कायदे का ज्ञान भी इतना ही जरूरी है, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं आपका लाइफ बेहतर या बेटर हो सकता है। इफ पीपल आर अवेयर ऑफ द लॉ, देन अब लोग जो है ये कानून से अवेयर यानी कि जागरूक होंगे तो क्या फायदे होंगे, चलिए देखते हैं। दे आर सेव्ड फ्रॉम डूइंग क्राइम एंड दस सेव फ्रॉम पनिशमेंट और कन्विक्शन। तो सबसे पहले लोगों को अगर कानून की जानकारी है तो वो अपराध से बच सकते हैं, और आगे जाके अपराध से अगर बच सकते हैं तो ये अपने आप को उसकी पनिशमेंट और कन्विक्शन से भी बचा सकते हैं। दे कैन गेट गाइडेंस रिगार्डिंग एक्सप्लॉइटेशन एंड लीगल स्टेप्स टू फाइट इनजस्टिस। तो अन्याय के सामने कदम उठाने के लिए इनको कानूनन आ, क्या स्टेप्स लेने हैं ये समझ में आएगा, और उससे कहीं ना कहीं ये अपने साथ होने वाले शोषण से भी बच पाएंगे, या शोषण के प्रति उनको मार्गदर्शन मिलेगा। दे कैन एंजॉय कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स टू प्रोटेक्ट एंड डेवलप देमसेल्फ। वे अपनी सुरक्षा और विकास के लिए संवैधानिक अधिकार यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को समझ पाएंगे और उसका सही उपयोग भी कर पाएंगे। Their loyalty towards society, state and nation increase। और कहीं ना कहीं जब इनको अपने संवैधानिक अधिकार के बारे में यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में पता चलेगा, तो इनका जो लॉयल्टी है वो समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति बढ़ता चला जाएगा। They will not be deprived of their rights as a citizen and can perform their duties। और इन्हें नागरिक के रूप में उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा, और ये अपनी जो ड्यूटी यानी कि कर्तव्य है उसका सही तरीके से पालन करेंगे। अब ये कैसे, ये पॉइंट फिर से समझते हैं। अगर आपको लॉ के बारे में पता है तो आप उसके और अगर वो लॉ के खिलाफ आपसे कोई एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है तो आप उसका विरोध करोगे और कहीं ना कहीं अपने हक का प्रोटेक्ट करोगे या जतन करोगे। तो ये एक फायदा होता है। दे कैन लीड अ डिग्निफाइड एंड रिस्पेक्टेबल लाइफ विद एस्टीम एंड प्राइड। और इससे कहीं ना कहीं अ, जब आपको कानून की जानकारी या ज्ञान प्राप्त है तो आप सम्मान और गरिमा के साथ पूरा लाइफ सीना तान के या छाती ठोक के बिता पाते हो। तो वो भी नॉलेज है, बिकॉज लॉ इज अ काइंड ऑफ पावर दैट गिव्स यू लिव लाइफ in an equal manner, in an equitable manner, in a more dignified manner। तो ये भी एक लॉ का सबसे अहम फायदा है। People should be aware of their following fundamental rights as citizen। तो लोगों को अपने नागरिक होने के रूप में नीचे दिए गए मूलभूत अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए, जिसमें सबसे पहला है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसमें सबसे पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार,
तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, और सबसे लास्ट है संवैधानिक उपचार का अधिकार यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो इफ अब जो पहले के 5 राइट्स यानी कि अधिकार है, अगर इसका उल्लंघन होता है तो कोई भी नागरिक ये अपना छठा यानी कि सबसे अहम अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है, और वो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। यानी कि अगर ये ऊपर के 5 में से कोई अधिकार आपको प्राप्त नहीं है, या आपके साथ ये 5 अधिकारों में से कोई अधिकार के चलते आपके साथ अन्याय हुआ है, तो आप कानूनन तौर पे लड़के ये सारे अधिकार वापस प्राप्त कर सकते हो, और वो है छठा सबसे इंपॉर्टेंट अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी कि संवैधानिक उपचार का अधिकार। और इसके लिए आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक भी जा पाते हो, और वहां जाके आप न्याय याचिका दर्ज कर सकते हो या न्याय हासिल कर सकते हो। Then second topic, child development is a precondition for economic development. Important question as far as examination is concerned. Explain in detail or give the reason child development is a precondition for economic development. तो बाल विकास आर्थिक विकास के लिए एक पूर्व शर्त है। अगर देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो सबसे पहले बच्चों का डेवलपमेंट आवश्यक है। प्रोग्रेस ऑफ एनी नेशन डिपेंड्स ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इट्स चिल्ड्रन। किसी भी राष्ट्र की प्रगति जो है उसके बच्चों के समग्र विकास पे निर्भर करती है। इफ अ चाइल्ड इज एजुकेटेड, प्रोटेक्टेड एंड राइटियस, then he will become a good citizen and will contribute to the development of family, society and after all nation. तो यदि बच्चा शिक्षित है, संरक्षित है और धार्मिक है तो वह अच्छा नागरिक बनेगा और परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान जरूर देगा। सो चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर आपको राष्ट्र का डेवलपमेंट करना है, नेशन का डेवलपमेंट करता है, तो सबसे पहले चिल्ड्रन का डेवलपमेंट जरूरी है। दिस टाइप ऑफ सिटीजन विल बी बून फॉर द नेशन। और अगर बच्चा शिक्षित है, संरक्षित है और धार्मिक है तो उससे देश को फायदा होगा, और ऐसा बच्चा या ऐसा भविष्य का नागरिक जो कि बच्चे हैं वो देश के लिए एक वरदान साबित होंगे। सो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड चाइल्ड वेलफेयर आर द प्री कंडीशंस फॉर सोशल डेवलपमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि बाल विकास और बाल कल्याण सामाजिक विकास के लिए पूर्व शर्त है। सो नो व्हाट आर द प्री कंडीशन फॉर economic development? Child welfare and child development. बच्चा, चाइल्ड और चिल्ड्रन आर कंसिडर एज द फ्यूचर सिविलियन, और इसीलिए अगर आपको फ्यूचर सेव करना है तो आज ही बच्चों में इन्वेस्ट करना है, यानी कि उनकी डेवलपमेंट और वेलफेयर के बारे में सोचना पड़ेगा। Children are very sensitive and may be deliberately or accidentally, physically or mentally abused by people known and unknown. So in this case, it's our duty. अच्छा, तो बच्चे जो है वो काफी सेंसिटिव होते हैं, और उन्हें जानबूझ के या गलती से शारीरिक या मानसिक रूप से कोई जानी या अनजानी व्यक्ति द्वारा अब्यूज किया जा सकता है। तो अगर ऐसा कोई रवैया या ऐसी कोई घटना आपके सामने आती है तो आपका क्या कर्तव्य है, चलिए देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टेप्स टू बी टेकन फॉर अ चाइल्ड अब्यूज। तो गेट प्रॉपर मेडिकल हेल्प फॉर अ चाइल्ड हु हैज फिजिकली और मेंटली इंजर्ड। तो ऐसा कोई भी बच्चा जो फिजिकली या मेंटली इंजर्ड हुआ है उसको सही तरीके का मेडिकल हेल्प हमें देना चाहिए। पेरेंट्स शुड डेवलप कॉन्फिडेंस इन द चाइल्ड सो दैट दे कैन मेक the exploited child who hesitates to reveal the harassment due to fear or shame, then the guilty can be punished. तो यदि कोई बच्चे को एक्सप्लॉइट किया गया है और वो बात कहने से कतरा रहा है या उसको वो बात कहने में शर्म संकोच आ रहा है, तो ऐसे में वो बच्चे के पेरेंट्स को बच्चे में एक कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ेगा जिससे बच्चा बिना हिचकिचाए अपनी बात बोल सके
और ऐसे केसेस में जब बच्चा खुल के बोलेगा तभी तो जो गिल्टी इंसान है, जो दोषी है, उसको दंडित किया जा सकता है, उसको पनिश किया जा सकता है। द चाइल्ड हु हैज सफर एक्सप्लॉइटेशन or torture should not be treated with disdain or neglect by society or family, but with warmth, affection and sympathy. अगर किसी बच्चे को एक्सप्लॉइट किया गया है या उसको टॉर्चर किया गया है, तो ऐसे बच्चे को समाज या परिवार द्वारा तिरस्कार या उपेक्षा की नजर से नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसे प्यार, सहानुभूति और वार्मथ से देखना चाहिए, ताकि बच्चे का मेंटल हीलिंग है वो सही तरीके से हो सके। तो चाइल्ड लेबर एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस टू एबोलिश इट, चाइल्ड लेबर और उसको खत्म करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है वो देखते हैं। इन द इंडियन इकोनॉमी चाइल्ड लेबर इज सीन इन ऑल द सेक्टर्स लाइक होटल्स, फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन फील्ड, hazardous job such as cracker business or coal, agriculture sector as field labor, animal husbandry और fishery। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में चाइल्ड लेबर हर एक जगह पे दिखता है, जैसे कि होटल है, बड़े बड़े कारखाने हैं, या कंस्ट्रक्शन साइट है, या खतरनाक काम जैसे पटाखों का बिजनेस है, या खेती बाड़ी में मजदूरी का काम है, या पशुपालन का, या मत्स्य उद्योग का। ये सारी जगह पे आप चाइल्ड लेबर यानी कि बच्चों से काम करवाया जाता है। दैट इज वेरी अपरेंट। It is also seen in service sector like servants at tea stall, hotels or dhabas, in garages, in pulling carts, distributing newspapers, picking up plastic waste, bagging or cleaning roads. और सेवा क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर में भी बच्चों को आप नौकर के तौर पे किसी चाय या होटल या ढाबे पे या चाय की टपरी पे काम करते हुए, गैराज में काम करते हुए, कार्ट को गाड़ी खींचते हुए, या न्यूज़पेपर बांटते हुए, या प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा करते हुए, भीख मांगते हुए, या रोड साफ करते हुए आपने देखा होगा। तो भारत जैसे, या आप एक तरीके से बोल सकते हो डेवलपिंग इकोनॉमी में चाइल्ड लेबर एक आम बात है, और वो काफी सीरियस सा प्रॉब्लम है। डिमांड ऑफ चाइल्ड लेबर हैज इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस। निम्नलिखित कारणों के चलते चाइल्ड लेबर का डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है। क्या है रीजंस, देखते हैं। इट इज द चीपेस्ट फैक्टर ऑफ लेबर एंड विल एक्सेप्ट इवन लेसर वेज देन एडल्ट वर्कर। तो ये चाइल्ड लेबर जो है वो श्रम का यानी कि लेबर का सबसे सस्ता साधन है, और मैच्योर लेबर की तुलना में ये जो छोटे बच्चे हैं ये कम मजदूरी को भी स्वीकार कर लेंगे। दे कैन नॉट रेज देयर वॉइस और प्रोटेस्ट, सो दे आर एक्सप्लॉइटेड एंड आर अनअवेयर ऑफ इट। ये ज्यादातर अपनी आवाज नहीं उठा सकते या विरोध नहीं कर सकते, और इसीलिए इनका एक्सप्लॉइटेशन यानी कि शोषण किया जाता है, और उन्हें इनकी जानकारी भी नहीं होती कि हम ऐसे प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हमारे लिए ऐसे लॉज बने हैं, ये सारी चीजों का इनको जानकारी भी नहीं होता। दे डू हैजर्डस वर्क and are forced to work for more hours by threatening or tempting। तो ये बच्चे खतरनाक काम करते हैं, और उन्हें धमकी देकर या प्रलोभन देकर ज्यादा समय यानी कि अधिक घंटों तक काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। दे आर इजीली अवेलेबल बिकॉज देयर फैमिली आर पुअर, और यह आसानी से उपलब्ध भी है क्योंकि इनका परिवार काफी गरीब है। They lack educational facilities in the rural area and parents view them as earning hands and send them to work। ये ज्यादातर रूरल एरिया यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में इनके लिए ज्यादा पढ़ने लिखने की यानी कि शैक्षणिक सुविधा नहीं होती है, और माँ बाप उन्हें कमाने का एक जरिया समझते हैं, और इसीलिए इनको काम पे भेज देते हैं, ना कि पढ़ने के लिए। और अगर पढ़ना भी चाहे तो ज्यादा पढ़ने की फैसिलिटी भी नहीं है। पोवर्टी, illiteracy among parents, big family, unemployment of adult in family force children to bring income to the family। तो माँ बाप का अनपढ़ होना, गरीब होना, काफी बड़ा परिवार होना,
और परिवार के जो मैच्योर सदस्य है वो ज्यादातर बेरोजगार होते हैं, और ये सारे कारण के चलते छोटे बच्चे को कमाने के लिए भेज दिया जाता है। अब वही बात को आगे चलाते हैं, क्या क्या प्रोविजंस है चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन में चाइल्ड लेबर या चाइल्ड अब्यूज को रोकने के लिए काफी सारे अरेंजमेंट या काफी सारे क्लॉजेज है। तो एक के बाद एक ये देखते हैं, जिसमें सबसे पहला है, नो चाइल्ड बिलो 14 years विल बी एम्प्लॉयड इन अ फैक्ट्री और फॉर अ जॉब। तो 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को फैक्ट्री या अन्य स्थान पर काम करने के लिए नहीं रखा जा सकता है कानूनन तौर पे। If anybody breaks the law, legal action may be taken against the employer. यदि कोई कानून तोड़ता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। A child cannot be exploited in any way. किसी भी तरीके से बच्चे का शोषण नहीं किया जा सकता। He should be given moral security and physical comfort. किसी भी बच्चे को दो चीजें यानी कि नैतिक सुरक्षा एंड भौतिक सुविधा दी जानी चाहिए। From 2009, a law has been implemented to given children in the age group of 6 to 14 years age free and compulsory education. तो वर्ष 2009 से 6 से 14 साल वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने के हेतु एक कानून लागू किया गया, जिसको बोल सकते हैं राइट टू एजुकेशन, शॉर्ट में उसको बोला जाता है आरटीई। फिर जो है जुवेनाइल राइट्स इंक्लूडेड इन द यूनाइटेड नेशंस चार्टर। तो यूएन चार्टर में जुवेनाइल राइट्स क्या है वो देखते हैं। अब उससे पहले जुवेनाइल का मतलब होता है किशोर यानी कि टीनेज, और उनके अधिकार किशोर अधिकार, जिसको बोला जाएगा जुवेनाइल राइट्स। So the UN, I mean the United Nations, has proclaimed the rights of children with regard to their development and welfare in its Charter of Rights in 1992. These juvenile rights have been given place in our Constitution also. तो संयुक्त राष्ट्र ने 1992 में अपने अधिकार चार्टर में बच्चों के विकास और कल्याण के संबंधित काफी अधिकारों की घोषणा की, और इसी जुवेनाइल राइट यानी कि किशोर अधिकारों को हमारे संविधान में भी जगह दी गई। Every child has the right to live without discrimination on the basis of caste, color, language और nationality. तो हर एक बच्चे को जाति, रंग, भाषा या राष्ट्रीयता के आधार पे भेदभाव किए बिना जीने का अधिकार है। It is the right of the child to get proper upbringing by the parents. A child cannot be separated from the parents without any solid reason. माँ बाप द्वारा योग्य पालन पोषण पाने का बच्चे का अधिकार है। बिना कोई ठोस कारण के बच्चे को माँ बाप से अलग यानी कि दूर नहीं किया जा सकता, और अगर ऐसा होता है तो वो भी एक कानूनन अपराध है। It's a legal right of the child to get education so that he can develop his personality. तो शिक्षा प्राप्त करने का बच्चे को कानूनी अधिकार है ताकि वह अपने पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व का विकास कर सके। Every child has the right to healthy life. The child has a right to live life happily by participating in games and entertainment. हर बच्चे को स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार है। बच्चों को खेल यानी कि गेम्स और मनोरंजन में भाग लेकर खुशी से जिंदगी जीने का भी अधिकार है। Every child has right to conserve his culture and live among his religious community. हर एक बच्चे को अपनी संस्कृति को संरक्षित रखने का और धार्मिक समुदाय के बीच रहने का अबाधित अधिकार है। Every child has the right to protect himself against any physical or mental torture or use of narcotic drugs. प्रत्येक बच्चे को किसी भी शारीरिक या मानसिक यातना एवं मादक पदार्थ और दवा के उपयोग से खुद को बचाने का अधिकार है।
Every child has the right to obtain social security and proper standard of living for his physical, mental, moral and social development. हर एक बच्चे को अपने शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक विकास के लिए सामाजिक सुरक्षा और योग्य जीवन स्तर प्राप्त करने का यानी कि लाइफस्टाइल प्राप्त करने का भी अधिकार है। तो आप देखो ये सारे राइट्स है और हमारे देश में ज्यादातर बच्चों को ये जो उनके मूलभूत अधिकार है उससे कहीं ना कहीं उनको वंचित किया जाता है, उनसे ये सारे अधिकार से कहीं ना कहीं इनको दूर रखा जाता है। नाउ प्रॉब्लम्स ऑफ एल्डरली पीपल, हमने चिल्ड्रन के प्रॉब्लम देखे, अब एल्डरली पीपल के प्रॉब्लम। सो प्रॉब्लम्स ऑफ एल्डरली पीपल एंड प्रोविजंस फॉर देयर प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर। तो बुजुर्गों की समस्याएं और उनके संरक्षण और कल्याण के लिए क्या-क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है उसके बारे में देखते हैं। सो ड्यू टू the influence of Western culture and urge to live in a nuclear family, children are forgetting responsibilities towards elderly people, values and culture. तो कहीं ना कहीं ये वेस्टर्न कल्चर के प्रभाव और छोटे छोटे परिवार में रहने की चाहत के कारण बच्चे जो बुजुर्ग है उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी, संस्कार और संस्कृति को कहीं ना कहीं भूल रहे हैं। एल्डरली पीपल आर कंपेल्ड टू लिव इन ओल्ड एज होम्स और ऐसे माहौल में ज्यादातर बुजुर्ग लोगों को वृद्धाश्रम में रहने के लिए मजबूर किया जाता है। In order to attract attention of people, UN has announced year 1999 as International Elderly People. लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए UN यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1999 को अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग वर्ष घोषित किया। Every year, 1st October is celebrated as World Elderly People Day at the international level. तो प्रत्येक वर्ष में 1 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व बुजुर्ग दिन के रूप में मनाया जाता है। The following steps have been taken by government for safety and security of elderly people. बुजुर्ग लोगों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं। In 1999, the government evolved the national policy for senior citizens according to which elderly people are given pension. तो 1999 में सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय नीति बनाई जिसके अनुसार बुजुर्गों को पेंशन दी जाती है। Under various schemes for elderly people, they are given more interest on the amount deposited by them in post office or bank. तो बुजुर्गों के लिए अलग अलग योजनाएं जो चल रही है उसके चलते पोस्ट ऑफिस या बैंक में ये जो पैसा डिपॉजिट करते हैं उस पे थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट यानी कि ब्याज इनको दिया जाता है। Senior citizens are given 30 to 50% discount or concession in bus, railway और air tickets. वरिष्ठ नागरिकों को बस, रेलवे या हवाई टिकट में 30 से 50% तक की छूट या रियायत दी जाती है। State government has opened old age homes with good facilities in every district. राज्य सरकार ने हर जिले में अब अच्छी सुविधाओं के साथ एक वृद्धाश्रम खोला है। In the cities, gardens have been developed to bring peace in their life through music, yoga, games और meditation. शहरों में संगीत, योग या गेम के या ध्यान के माध्यम से इनके जीवन में शांति लाने के लिए अलग-अलग गार्डन को भी विकसित किया जा रहा है। Government has made laws for senior citizens in 2007 to protect them from domestic violence, एक्सप्लोटेशन और अब्यूज। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को घरेलू हिंसा, शोषण या दुर्व्यवहार से बचाने के लिए 2007 में कानून बनाया। The responsibility of taking care of elderly people is of their family and relatives. बुजुर्गों की देखभाल की जिम्मेदारी उनके परिवार और रिश्तेदारों की होती है। Those in the family who harass the old people will be punished. परिवार में जो लोग
वृद्ध यानी कि बुजुर्गों को परेशान करते हैं उन्हें दंडित किया जाएगा। तो अब बच्चे समझ ले जो अपने दादा दादी या नाना नानी को परेशान करते हैं उनको पनिशमेंट दी जा सकती है। दिस इज जस्ट जोक अपार्ट। द एल्डरली हैव द राइट टू गेट मेंटेनेंस फ्रॉम देयर चिल्ड्रन। बुजुर्गों को अपने बच्चों से भरण पोषण पाने का अधिकार है। यानी अगर कोई अ, लड़का है वो अपने माँ बाप को रखने से मना कर दे तो वो एल्डरली पीपल कोर्ट में जाके उन पे मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं और कानूनन तौर पे वो बच्चे को पैसे देने पड़ेंगे। सो दैट इज मेंटेनेंस। द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनर्स सीनियर सिटीजन्स इन रिटर्न फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। केंद्र सरकार वरिष्ठ नागरिकों को समाज में अपने योगदान देने के बदले सम्मानित करती रहती है, एक तरीके का ओनर देती रहती है। Then the next one is right to information and process of obtaining information. जानकारी का अधिकार और जानकारी को कैसे प्राप्त किया जाता है उसकी प्रविधि। On 15 June 2005, the central government brought the Right to Information Act. तो 15 जून 2005 को केंद्र सरकार जानकारी का अधिकार अधिनियम लेके आई। It's not applicable to Jammu Kashmir, the secret services of the country, institutions dealing in security and safety, institutions promoting integrity and foreign ambassadors office. तो ये जो अधिनियम है वो जम्मू कश्मीर देश की गुप्तचर सेवाएं सुरक्षा और संरक्षा के संबंधित जो संस्था है उसको अखंडता को बढ़ावा देने वाली संस्था और विदेशी राजदूत यानी कि फॉरेन एम्बेसडर ऑफिस को लागू नहीं किया जा सकता। यानी कि ये जो सेक्टर्स है वो सारे सेक्टर्स या फील्ड को छोड़ के आप किसी भी चीज का जानकारी गवर्नमेंट ऑफिस से मांग सकते हो और ये आपका एक अधिकार है। Now further proceed to RTI, I mean Right to Information. On 5th October 2005, the state government, I mean Gujarat government implemented Gujarat Right to Information Act. तो 5 अक्टूबर 2005 में गुजरात गवर्नमेंट ने यानी कि गुजरात सरकार ने गुजरात राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लगाया। दिस एक्ट ensures transparent, clean, simple and quick administrative operations and seek public cooperation in it. तो ये एक्ट यानी कि अधिनियम जो है वो ट्रांसपेरेंट, स्वच्छ, सरल और त्वरित प्रशासनिक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशन और लोगों का सहयोग चाहता है। आई मीन अगर कोई भी गवर्नमेंट काम है वो सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है ये जानने का अधिकार आपको, ये जानने का पावर आपको आरटीआई यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन देता है। Any citizen may approach a government department and ask questions to get proper information about pending work or implementation of public schemes and their status. कोई भी नागरिक किसी सरकारी विभाग को संपर्क करके अपने विलंबित हुए कार्य यानी कि अगर कोई सार्वजनिक योजना पब्लिक प्रोग्राम है उसके बारे में उचित जानकारी प्राप्त करने का और इसके अलावा उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछने का भी अधिकार रखता है। They have to send an application with a fixed fee that is presently 20 rupees in cash or postal order or by pay order or non-judicial stamp. तो उन्हें एक निश्चित शुल्क जो आज इसका कीमत यानी कि फीस है 20 रुपए के साथ, अब ये जो 20 रुपया है ये नकद दे सकते हैं या पोस्टल ऑर्डर या पे ऑर्डर या नॉन जुडिशियल स्टैम्प के जरिए ये पे कर सकते हैं। एंड अ पर्सन फ्रॉम बीपीएल फैमिली डजंट हैव टू पे फी और एनी चार्ज। और अगर कोई नागरिक जो बीपीएल परिवार से ताल्लुकात रखता है तो उसको ये 20 रुपए का फीस देना नहीं है, उसको निशुल्क इंफॉर्मेशन मिलती है विदाउट पेइंग सिंगल पेनी। द एप्लीकेशन हैज टू बी सेल्फ साइंड, टाइप्ड और इन फॉर्म ऑफ ईमेल टू कंसर्न डिपार्टमेंट। तो ये एप्लीकेशन यानी कि आवेदन पत्र स्व हस्ताक्षर में या तो टाइप किया हुआ या ईमेल के माध्यम से संबंधित विभाग यानी कि डिपार्टमेंट को भेजना होता है। द कंसर्न
Assistant Public Information Officer, that is fondly known as APIO, gives a copy of receipt for the received application after putting serial number, that is called ID number. The serial number has to be mentioned for further correspondence. तो APIO क्या है? असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। आपको ये एप्लीकेशन संबंधित APIO को देना होता है, और जैसे ही आप वो एप्लीकेशन देते हो, वो एप्लीकेशन मिल गया, उसके संबंधित एक आपको आईडी नंबर लगा के देगा, और ये सीरियल नंबर या तो आईडी नंबर उसके बाद के जो भी पत्राचार यानी कि करस्पॉन्डेंस है उसमें आपको उसका मेंशन करना है। द AIPO may refuse to give information if the required information affects the sovereignty and security of the country, is related to secret issues, lead to contempt of court, is in connection with scientific secrets or promotes crime. ये जो ऑफिसर है AIPO, ये आपको जानकारी या तो माहिती देने से मना कर सकता है अगर आपने जो जानकारी या माहिती मांगी है वो देश की सुरक्षा या सोवेनिटी से संबंधित है, या तो देश के जो सीक्रेट इश्यूज है, गोपनीय बातें हैं, उससे ताल्लुकात रखती है, या न्यायालय का अवगणना करती है, ऐसी कोई माहिती आप मांगते हो, या कोई साइंटिफिक सीक्रेट है, कोई वैज्ञानिक रहस्य से संबंधित आप इंफॉर्मेशन मांगते हो, तो वहां पे वो संबंधित अधिकारी यानी कि AIPO आपको जानकारी देने से मना कर सकता है। If the concerned department doesn't give information within 30 days or refuses to give information, then the application may appeal to the Public Information Officer, that is PIO, within 30 days of rejection. No further fee is to be paid. यदि संबंधित विभाग यानी कि डिपार्टमेंट 30 दिनों के भीतर सूचना नहीं देता है यानी कि माहिती नहीं देता है, तो सूचना देने से इनकार करता है, तो एप्लीकेंट इसकी अवगणना करने के 30 दिन बाद या 30 दिन के भीतर PIO को अपील कर सकता है। उसके लिए उसको कोई अतिरिक्त शुल्क देना नहीं होता। यानी कि अगर APIO 30 दिन के भीतर इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता है, तो हायरार्की में APIO से ऊपर होता है PIO, वहां पे एप्लीकेंट अपील कर सकता है। और APIO को इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपने 20 रुपया फीस पे किया था, यहाँ पे आपको PIO से इंफॉर्मेशन लेने के लिए कोई फीस पे नहीं करना है। If within the stipulated time period the decision of the first appeal doesn't come or the applicant is refused information, then the applicant may make an appeal to the state's chief information officer within 90 days. और हायरार्की में इससे भी ऊपर एक और जरिया है। देखो, सबसे पहले आप जाते हो APIO से, वहां पे 30 दिन के भीतर अगर इंफॉर्मेशन नहीं मिलती तो आप PIO के पास जाते हो, और अगर वहां पे भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती या PIO इंफॉर्मेशन देने से मना करता है, तो ऐसे केसेस में एप्लीकेंट SCIO यानी कि राज्य का जो मुख्य इंफॉर्मेशन ऑफिसर है उसके पास जा सकते हो, और वो भी 90 दिन के भीतर आप वहां पे अपील कर सकते हो। If any information officer refuses to give information without reason or gives incorrect and misleading information, then the concerned information officer is fined and fixed charges per day for delay in providing information is given. अगर कोई सूचना अधिकारी बिना कारण सूचना देने से इनकार करता है या गलत एवं भ्रामक सूचना यानी कि जानकारी देता है, तो संबंधित अधिकारी को जुर्माना भरना पड़ सकता है। और इतना ही नहीं, सूचना देने में देरी करने के लिए प्रतिदिन के हिसाब से उस पे फाइन भी चार्ज किया जा सकता है। A free helpline number, that is 9924085000, has been started, which can be contacted on all working days except public holidays.
तो ये एक हेल्पलाइन नंबर है और वो हेल्पलाइन नंबर पे आप वर्किंग डेज में कॉल करके अपना जानकारी यानी कि इंफॉर्मेशन ले सकते हो। The Gujarat government has started common service portal on which a citizen may apply online, verify documents and make payments for about 28 services and may inquire the status of application 24 by 7 hours. This act is a revolutionary step to put off corruption. तो गुजरात सरकार ने कॉमन सर्विस पोर्टल शुरू किया है जिस पर कोई भी नागरिक ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकता है और अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर सकता है और लगभग ऐसी 28 सेवाएं हैं जिसके लिए एक सामान्य पेमेंट करके आप एप्लीकेशन के बारे में चौबीसों घंटों किसी भी दिन उसका पूछताछ कर सकते हो। और ये जो अधिनियम है एक तरीके से क्रांतिकारी नियम है भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए। दैट्स ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ social challenge. We'll see more in a second part of social challenge of the same chapter from Social Science Standard 10, chapter number 21. Till then, goodbye. Thank you very much.